All right. So बेटे, today we are going to talk about antibiotics. हमारे आपके जो इन्फेक्शियस डिजीजेस के अंदर जो एजेंट्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ना था, ये मैं आपको आपका सिलेबस का एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा आपको कहता होता हूँ कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ना शुरू करें तो आप सिलेबस जरूर देखें. तो लेट्स सी कि हमने अभी तक क्या कवर किया है. नंबर वन, स्टेट दैट इन्फेक्शियस डिजीजेस आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस एंड आर ट्रांसमिसिबल. हम ये डिस्कस कर चुके. उसके बाद हमने कॉलरा, मलेरिया, टीबी और एड्स, इन 4 बीमारियों के बारे में हमने इन डिटेल बात की है. हमने टाइप्स ऑफ पैथोजन, इनके कॉजेटिव जो पूरे के पूरे ट्रांसमिशन के मेथड्स हैं वो डिस्कस किए, और इनकी बायोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर डिस्कस किए जो इनकी प्रिवेंशन के अंदर हम यूज कर सकते हैं. और हमने मलेरियल पैरासाइट का जो लाइफ साइकिल विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड वो हमने प्यारे बच्चों नहीं किया. जो चीज नहीं रिक्वायर्ड थी हमने वो डिस्कस नहीं की. सो आज अभी जो फाइनली हमें चीज डिस्कस करनी है वो है रिगार्डिंग एंटीबायोटिक्स. वी नीड टू डिस्कस द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. लेट मी शो यू. लेट्स कॉपी द पार्ट ऑफ एंटीबायोटिक दैट वी नीड टू कवर. Excuse me. So for antibiotics, but these antibiotics, number one, we need to know the mechanism of action of antibiotics. We need to know how penicillin acts on bacteria and why antibiotics do not affect viruses. हम इसके ऊपर बात करेंगे. और उसके बाद we are going to talk about the consequences of antibiotic resistance and the steps that can be taken to reduce its impact. कि इसके क्या consequences होते हैं और हमें क्या ऐसे steps लेने चाहिए. Am I audible to all of you? Hello? Am I audible बच्चों? Hello? Yes. All right. Thank you, Ahmed Saqib. All right. So let's talk about it. अभी हमारे पास जो ड्रग्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनमें जो मेजर एरियाज होते हैं वो 2 होते हैं प्यारे बच्चों. एक में हमारे पास पेन किलर्स आते हैं और ये पेन किलर्स 2 तरह के होते हैं. वन टाइप इज कॉल्ड एनाल्जेसिक्स एंड द अदर टाइप इज कॉल्ड एनेस्थेटिक्स. वी हैव एनाल्जेसिक्स एंड एनेस्थेटिक्स. एनाल्जेसिक्स वो होते हैं जो पेन को रिलीव करते हैं विदाउट कॉजिंग नम्बनेस. पेन रिलीव करते हैं विदाउट कॉजिंग नम्बनेस. और एनेस्थेटिक्स ये वो होते हैं प्यारे बच्चों जो कि हमें नम कर देते हैं. ये एनेस्थीसिया से निकले हुए. और जो दूसरी टाइप्स है दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. अब ये जो वर्ड है एंटीबायोटिक्स, progress. All right. If you have any question, you can send that in the chat box because I can identify some unknown IDs. All right.
सो एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंड बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ। एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन्स लाइफ। तो हमारे पास, हमें पता है कि दुनिया में पहली मर्तबा जो एंटीबायोटिक्स का पता चला था वो ऐसे पता चला था कि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जो कि ग्रो कर रहे थे बैक्टीरिया को। ही वॉज ग्रोइंग बैक्टीरिया ऑन अ पेट्री प्लेट। अचानक से ओवर अ वीकेंड उन्होंने देखा कि देयर वाज सच अ ग्रोथ ऑन देयर पेट्री प्लेट्स, ऑन देयर एगर मीडियम, जिसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया। और जहां जहां तक ये थी वहां वहां पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सके। उनको लेटर ऑन पता चला कि ये एक फंगल इन्वेजन थी। यहां पर एक फंगस उगाया था और उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम। और ये फंगस जो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था, जो इन बैक्टीरिया को किल कर रहा था, दैट केमिकल वाज पेनिसिलिन। एंड दिस वाज अ बिग ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, जब पता चला कि पेनिसिलिन होती है। ये एंटीबायोटिक्स, जैसे यहां पर हमने इस पेनिसिलिन की बात करें, तो पेनिसिलिन हमें नेचर में नेचुरली ऑकरिंग नजर आती है। ये केमिकल्स मुख्तलिफ फंगस डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे यूज करते हैं अगेंस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स जो उनके साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं, जो उनके साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं, जो उनके साथ कंपीट कर रहे होते हैं। ऑलराइट, अब ये सिर्फ जो एंटीबायोटिक्स है सिर्फ फंगस ही प्रोड्यूस नहीं करता, बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। और उनको बोलते हैं बैक्टीरियोसिन्स। इनको बोलते हैं बैक्टीरियोसिन्स, जो बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, बनाते हैं। सो अब हमें यह देखना है कि एंटीबायोटिक्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है। फर्स्ट, ये आपकी बुक की स्लाइड है, लेट्स सी कि एंटीबायोटिक होती क्या है। तो एंटीबायोटिक एक ऐसी ड्रग होती है जो स्टॉप करती है या किल कर देती है बैक्टीरिया को। अगर कोई ऐसी एंटीबायोटिक है जो ग्रोथ को स्टॉप कर रही है तो हम उनको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है जी, वो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है जो किल नहीं करती, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। और इसके लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो होस्ट है, ये होस्ट के अपने सेल्स को हार्म ना करे, हमारे सेल्स को हार्म ना करे। हम पर अटैक करने वाले जो बैक्टीरिया हैं ये सिर्फ उन बैक्टीरिया को ही किल करे। अभी ये जो एंटीबायोटिक्स है, दे आर ड्राइव फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने भी आपको बताया। और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हमारे पास अब वाइड वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स आ चुकी है। ठीक है जी, जिसको कि हमने लैब में सिंथेसाइज कर लिया है, जिनका हमने केमिकल सिंथेसिस कर लिया है, जिनको प्रोड्यूस करवाने के लिए, जिनका हमने केमिकल सिंथेसिस कर लिया है, जिनको प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें बार बार ऑर्गेनिजम्स को कल्चर नहीं करना पड़ता। वी डोंट नीड टू कल्चर ऑर्गेनिजम्स, उनको प्रोड्यूस करवाने के लिए वो हमें वैसे ही मिल जाती हैं। अभी हमें ये देखना है कि एंटीबायोटिक्स वर्क कैसे करती हैं। जब मैं आपको इसकी लेक्चर वीडियोस भेजूंगा इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ एंटीबायोटिक्स वर्क। नंबर वन,
सबसे पहला काम ये क्या कर सकती हैं, इनको बेसिकली किसी ग्रोथ एस्पेक्ट को, इनको उनके किसी ग्रोथ एस्पेक्ट को या उनके मेटाबॉलिज्म के किसी एस्पेक्ट को टारगेट करना होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। नंबर 1, हो सकता है कि वो बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को हिंडर कर दे। आपको पता है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, दे आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन्स। ये कैसे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकेन्स से बनी भी होती है। और ये पेप्टिडोग्लाइकेन्स की सेल वॉल बैक्टीरिया के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रही होती है। नंबर 2, अभी जब वो एंटीबायोटिक इसकी सेल वॉल को ब्रेक कर देगी तो बैक्टीरिया वल्नरेबल हो जाता है डेथ के लिए। नंबर 2, एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हैं, आपको पता है कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन में ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, और इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं, जो चैनल प्रोटीन्स हो सकती है, जो कि दूसरी ट्रांसफर प्रोटीन हो सकती है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकती हैं। अभी जब ये इन इन प्रोटीन्स के ऊपर अटैक कर दिया जाए, इन प्रोटीन्स को डैमेज कर दिया जाए, ऑल्टर कर दिया जाए, तो क्या होता है उससे? उससे भी बैक्टीरिया की डेथ वाकया हो जाती है। बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो पार्शियली परमिएबल नहीं रहती, और जब भी उस बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पार्शियली परमिएबल नहीं रहती प्यारे बच्चों, तो वो बैक्टीरिया भी किल हो सकता है। अच्छा जी, अगली बात, एंजाइम एक्शन। वो हो सकता है कि उस बैक्टीरिया के किसी खास एंजाइम को हिंडर कर दे। हेलो जी, वो हो सकता है कि उसके किसी एंजाइम को हिंडर कर दे और उसको कोई इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रोल प्ले ना करने दे, कोई इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रोल प्ले ना करने दे, उसकी डीएनए सिंथेसिस को, उसकी रिप्लिकेशन को स्टॉप करवा दे, बैक्टीरिया अपने डीएनए को ही सिंथेसाइज ना कर सके, या उसकी प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर, यानी उसकी जो ट्रांसलेशनल मशीनरी है, उसकी ट्रांसलेशनल मशीनरी है, वो उस ट्रांसलेशनल मशीनरी को अफेक्ट कर दे। जरा यहां पर गौर कीजिएगा, ये मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स उन्होंने बनाई हैं, और उन्होंने आपको तरीकाकार बताया कि मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स किस तरीके से अफेक्ट करेंगी हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को। देखिए, नोट कीजिएगा, देखिए यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिटर्स के नाम, यू डोंट नीड टू मेमोराइज दीज नेम्स। तो हमारे पास ये कुछ टाइप्स की प्रोटीन्स हैं जो कि क्या करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना शुरू कर देती हैं, उसके राइबोसोम्स पे जाकर अटैच हो जाती हैं। देन देयर आर सम सल्फर ड्रग्स, जो कि इनके मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं, उनको अफेक्ट कर देती हैं। देन देयर आर सम ड्रग्स, देयर आर सम एंटीबायोटिक्स, जैसे कि रिफेम्पिसिन है, वो क्या करती है, वो आरएनए पॉलीमरेज को जाकर खराब कर देती है, जिससे प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए रुक जाती है, एमआरएनए रुकना स्टॉप हो जाती है। फिर देन देयर आर सम ड्रग्स जो कि इंटरफेयर कर लेती हैं इसके डीएनए के सिंथेसिस मैकेनिज्म्स के साथ, इंटरफेयर विद द डीएनए रेप्लिकेशन थिंग। देन देयर आर सम टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जो कि मेम्ब्रेन को इनहिबिट करती हैं, और बहुत सी टाइप्स ऐसी हैं जो कि इसकी सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, और उसी में से जो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली है
उन्हीं में से एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है पेनिसिलिन। सो हमें अभी जो हमारा पहला गोल है वो अचीव करना है, और हमें ये जानना है कि पेनिसिलिन किस तरीके से बैक्टीरिया को किल करती है। हम ये जानते हैं कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी हुई है। और पेप्टिडोग्लाइकेन्स के अंदर, ये पेप्टिडो का मतलब है पेप्टाइड्स यानी अमाइनो एसिड्स, और ग्लाइकेन्स का मतलब है शुगर्स। तो दे आर अमाइनो एसिड्स और ग्लाइकेन्स का मतलब क्या है? शुगर्स। सो इनके दरमियान क्रॉस लिंक्स होते हैं, दे हैव अ क्रॉस लिंक्स बिटवीन देम। अब पेनिसिलिन क्या कहती है? पेनिसिलिन ऐसे एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती है जो इन क्रॉस लिंक्स को बनवाते हैं, और ये सिर्फ उसी वक्त एक्टिव होते हैं जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब ये कि बैक्टीरियल सेल अपना साइज इंक्रीज कर रहा है। बैक्टीरिया की ग्रोथ का मतलब ये है कि बैक्टीरियल सेल अपना साइज इंक्रीज कर रहा है। अब जब वो अपना साइज इंक्रीज करता है तो बैक्टीरिया एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है ऑटोलाइसिन्स, जो कि उनकी सेल वॉल में होल्स करते हैं ताकि वो स्ट्रेच करे और ग्रो करे। ठीक है जी। सो ऑटोलाइसिन्स क्या होता है? यहां पर क्या होते हैं कि जब पेनिसिलिन इन एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती है, ठीक है जी, तो क्या होते हैं? ऑटोलाइसिन्स कीप ऑन मेकिंग होल्स एंड न्यू क्रॉस लिंक्स आर नॉट फॉर्म्ड। वो ऑटोलाइसिन्स होल्स करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बना के दिखाता हूं कि अगर ये आपके पास पूरे का पूरा एक क्रॉस लिंक्स का मैट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैट ऑफ क्रॉस लिंक्स। अब ऑटोलाइसिन्स का काम क्या है? जगह जगह होल्स पंच करते रहना, जिससे इसको स्ट्रेच करने का मौका मिलता है। इसकी वजह से इसको ओवरऑल स्ट्रेच करने का मौका मिलता है। जब ये स्ट्रेच करके ऐसे बड़ी होती रहती है तो उसके बाद जो एंजाइम, दूसरा एंजाइम है, वो क्या करता है? वो दोबारा ये क्रॉस वॉल्स बनाता रहता है। अब ये जो क्रॉस वॉल्स बनाने वाला एंजाइम था, उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। The enzyme which was required to for building of cross walls is inhibited, and the ones which is जो ऑटोलाइसिन है जो कि इस क्रॉस वॉल्स को ब्रेक करते हैं वो एक्टिवेटेड रहते हैं। लिहाजा क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्रो करने की बजाय वीक हो जाता है। जो हमारा ये बैक्टीरिया है ये ग्रो करने की बजाय उल्टा वीक हो जाता है। नो नो, ऑटोलाइसिन्स बेटे, वहां आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या ऑटोलाइसिन्स पेनिसिलिन के एक्शन से रिलीज होते हैं? नहीं। बैक्टीरिया जब ग्रो कर रहा होता है तो वो ऑटोलाइसिन्स को नेचुरली सिक्रीट करता है ताकि वो इसकी जो सेल वॉल है उसको थिन करे और ये ग्रो कर जाए, ये फूल जाए, अपने सराउंडिंग में से वाटर अपटेक कर ले, ये फूल जाए और अपने सराउंडिंग में से वाटर अपटेक कर ले। ऑटोलाइसिन वैसे ही रहते हैं, लेकिन ये यानी कि ऑटोलाइसिन ब्रेकर है, और जो एंजाइम्स मेकर होते हैं उनको पेनिसिलिन इनहिबिट कर देती है। मेक नहीं करने देती, ब्रेकिंग होने देती है खुद ही। सो अपनी ग्रोथ फेज में ही बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है। अभी हमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ना है, और वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बेटे आप लोग इस बात को जानते हैं
कि जब आप बीमार पड़ते हैं, आपको डॉक्टर एक एंटीबायोटिक की डोज देते हैं, एंड दैट डोज इज सेड टू बी द लीथल डोज। ये जो लीथल डोज होती है, ये आपके एज, आपकी टाइप ऑफ इंफेक्शन, आपका बॉडी साइज, आपकी जेंडर और आपकी फिजिकल ओवरऑल कंडीशंस को देखकर सेट की जाती है लीथल डोज। अब इस लीथल डोज का एक स्पैन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका स्पैन है 5 डेज। अभी जब आप ये लीथल डोज लेना शुरू करते हैं, अभी जरा पहले मैं आपको बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर समझाता हूं। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में बेटे, हमारे पास ये बाहर सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, खूबसूरती के लिए एक इसका फ्लैजिला भी बना देते हैं, सेंटर में इसका डीएनए है और साइड्स पे इसके पास छोटे छोटे प्लाज्मिड्स हैं। ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं बेटे, अगर इन प्लाज्मिड को मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, प्लाज्मिड को बड़ा करके दिखाऊं और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, वो ये है कि इन प्लाज्मिड्स के ऊपर एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट जीन्स मौजूद होते हैं। इन प्लाज्मिड्स के ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया के ये जो प्लाज्मिड्स हैं, इनका साइज बहुत छोटा है और इनकी पोजीशन आउटसाइड दी वॉल्स की तरफ है। इनकी पोजीशन कहां है बच्चों? आउटसाइड वॉल्स की तरफ है, जिसकी वजह से इनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का इंपैक्ट मिलता रहता है। अभी जब इनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का इंपैक्ट मिल रहा होता है प्यारे बच्चों, तो साथ ही साथ एक और चीज भी है कि प्लाज्मिड ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया दे जस्ट लव टू शेयर। बैक्टीरिया दे लव टू शेयर प्लाज्मिड्स। अगर यहां कोई और बैक्टीरिया है और अगर हमारे इस बैक्टीरिया के पास एक ऐसा प्लाज्मिड है जो एंटीबायोटिक एक्स के लिए रेजिस्टेंट हो गया है, ये फटाफट क्या करेगा? इसको आवाज देगा, यहां पर एक ट्यूब बनाएगा। इस ट्यूब को बोलते हैं पिलाए या पाइलस। अगर एक से ज्यादा हो तो इसको पिलाए बोलते हैं, और इसका पूरा वर्ड है सेक्स पाइलस या सेक्स पिलाए। अभी ये भी बैक्टीरिया बड़ा अच्छा है, पूरी अपनी लाइफ जी रहा है, सही मजे कर रहा है। लेकिन ये बैक्टीरिया क्या करेगा? ये बैक्टीरिया कहेगा कि चूंकि मेरे पास एक यूनिक एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट जीन मौजूद है, व्हाई नॉट कि मैं इसको शेयर कर लूं। तो वो उसको शेयर कर लेगा। ये जब बैक्टीरिया इसके साथ प्लाज्मिड को शेयर करेगा बेटे, हम इसको, इस शेयरिंग को इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बिकॉज इसमें अब दो ऑर्गेनिजम्स का जीन मिक्स हो गया है। अभी ये वाला भी हमारा बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया है, ये वाला भी हमारा बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया है उस एंटीबायोटिक स्टार के साथ, जिससे हमारा पिछले वाला बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हुआ था। अभी दो काम होंगे। एक तो इसने अपने फैलोज को, एक तो इसने अपने फैलो बैक्टीरिया को
ये प्लाज्मिड ट्रांसफर कर दिया। दूसरे नंबर पर जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा बाइनरी फिशन से, यानी दो एक से पूरे दो हिस्से बन जाएगा। ये फेलिक्स प्लेस बेटे किसका आईडी है, जरा मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स कीजिएगा ताकि मैं आइडेंटिफाई कर लूं कि ये आईडी अपना कोई जानने वाले बच्चे का ही है या कौन सा है। क्योंकि अगर ये कोई और आईडी होता तो इतनी देर हमसे हमारा लेक्चर ना सुनता इतने गौर से, तो इसका मतलब ये कोई अपना ही बच्चा है। अच्छा, ओके ओके, अभी मैं सब सिक्योरिटी हटा देता हूं ताकि आप लोग चैट भी कर सकें और अपने आप को अनम्यूट भी कर सकें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर इजी। अच्छा, अभी जब ये बाइनरी फिशन से प्यारे बच्चों डिवाइड करेगा तो भी ये अपनी अपकमिंग जनरेशंस को ये वाला जीन ट्रांसफर कर देगा। ये अपनी अपकमिंग जनरेशंस को ये वाला जीन ट्रांसफर कर देगा और अपने फेलो बैक्टीरिया को भी ये वाला जीन देगा। अभी जितने भी ये सब के सब बैक्टीरिया बने हैं, ये सब बेटे रेजिस्टेंट है उस एंटीबायोटिक से जो कि हमने अभी डिस्कस किया आपके सामने। अब ये दो तरह का ट्रांसफर है जो कि हमने पढ़ा। एक ऐसा ट्रांसफर जिसमें बैक्टीरिया अपने फेलो बैक्टीरिया को ट्रांसफर करता है, दैट ट्रांसफर इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। और दूसरा वाला जो है बेटे, ये कहलाता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, जिसमें बैक्टीरिया अपने बच्चों को, यार ये जरा चार्जर लगाइएगा, जिसमें अपने बच्चों को ट्रांसफर करता है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। सो ये वाली जो ट्रांसमिशन थी, दिस वाज हॉरिजॉन्टल। और ये ऊपर वाली ट्रांसमिशन क्या थी, वर्टिकल, जो अपने बच्चों में भेज रहा है। एक मिनट, एक क्वेश्चन आया, मैं जरा देखता हूँ बच्चों ने क्या पूछा है। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आप यहां से डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी हम जब एंटीबायोटिक्स की इफेक्टिवनेस देखते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक कितनी इफेक्टिव है, हम अभी आपके सामने ये एक आपको पेट्री प्लेट नजर आ रही है, इस पे बेटे ये जो आपको स्लाइमी सी अपीयरेंस नजर आ रही है, ये बैक्टीरिया है। ये क्या है, बैक्टीरिया है। और इनके दरमियान ये एंटीबायोटिक्स है। ये एंटीबायोटिक ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। जहां जहां बेटे ये एंटीबायोटिक सीप कर चुकी है, जहां जहां पर ये मूव कर चुकी है, वहां इन्होंने बनाया हुआ है एक जोन ऑफ इनहिबिशन। इसको बोलते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन, ZOI। मुझे बताइए, इस जोन ऑफ इनहिबिशन को देख के, अच्छा क्वेश्चन है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया का प्लाज्मिक रेजिस्टेंट हो सकता है कि सारे बैक्टीरिया के प्लाज्मिक के अंदर रेजिस्टेंस की एबिलिटी होती है? बेटा सब में रेजिस्टेंस की एबिलिटी होती है, मगर डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के लिए हर कोई बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होता है। अब हमारी बैक्टीरिया के साथ रेस ये है कि हम ऐसी एंटीबायोटिक्स बनाना चाहते हैं बैक्टीरिया जिसके खिलाफ रेजिस्टेंट ना हो गया हो, बैक्टीरिया जिसके खिलाफ रेजिस्टेंट ना हो गया हो। और ये पूरी एक रेस चल रही है।
अभी इनमें ये जो एंटीबायोटिक डी है और ये ई है तो बिल्कुल ही बेकार। सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंटीबायोटिक इनमें एफ लग रही है, बिकॉज उसका जोन ऑफ इनहिबिशन सबसे ज्यादा है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया को किल कर सकती है। अभी फटाफट से हमें इसके कुछ कंस्ट्रेंट्स भी पढ़ने होंगे, एंटीबायोटिक्स के हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स भी पढ़ने होंगे। वो कहते हैं हम जितना ज्यादा एंटीबायोटिक्स को यूज करते जा रहे हैं सॉरी, हम जितना ज्यादा एंटीबायोटिक्स को प्यारे बच्चों यूज करते जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स उतनी ज्यादा हार्ड होती चली जा रही। सो वी नीड टू टेक केयर व्हाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स। क्या क्या? नंबर 1, हम एंटीबायोटिक्स को सिर्फ तभी यूज करें जब ये नेसेसरी है। और वायरल इन्फेक्शन के अंदर हम एंटीबायोटिक देंगे भी तो कोई फायदा नहीं होता। हम क्यों देते हैं? हम इसलिए देते हैं कि व्हेन और इम्यूनिटी इज एंगेज्ड तो कोई अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस कोई अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस जो है वो वहां आकर अपना काम ना शुरू कर दे, वो हमें बीमार ना कर दे। इसीलिए हम एहतियाती तौर पे वायरल इन्फेक्शंस के अंदर एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो वो कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए ऐसा काम, क्योंकि फिर आप सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर एंटीबायोटिक्स को मौका दे रहे हैं कि वो और ज्यादा अपने आप को प्रोपोगेट करें। फिर ऐसी रेगुलेशन बनाए कि जैसे पाकिस्तान है, पानी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर भी एंटीबायोटिक यूज हो जाती है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। देन avoiding the use of so-called wide spectrum antibiotics and using instead specific antibiotics known as wide spectrum antibiotics यूज करेंगे तो बैक्टीरिया भी वाइड स्पेक्ट्रम रेजिस्टेंस बना लेंगे। और यू मेक श्योर कि जो आप पेशेंट को एंटीबायोटिक दे रहे हैं वो उसका कोर्स जरूर कंप्लीट करें, वरना क्या होता है कि बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है अपने आप को रेजिस्टेंट बनाने का। और पेशेंट अनयूज्ड एंटीबायोटिक्स जो हैं उनको अपने पास संभाल के ना रख लें कि दोबारा बीमार होंगे तो ये एंटीबायोटिक खा लेंगे। दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक है जी। और फार्मिंग में एंटीबायोटिक को अवॉइड करना चाहिए रादर देन क्योरिंग इन्फेक्शन। अवॉइड करना चाहिए कि एहतियाती तौर पर प्रीफाइलैक्टिक्स के तौर पर एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए, उससे भी आप उनको मौका देते हैं कि वो अपने आप को, जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को नेचुरल सिलेक्शन के अंदर ले ले। अभी वापस आते हैं जो हम पहले बात कर रहे थे, कोई फायदा नहीं होता। हाँ अलबत्ता अगर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड ना कर रही हो किसी एंटीबायोटिक को, फिर मोर देन वन देनी पड़ती है, बिकॉज पिछली एंटीबायोटिक से आप जो है वो रेजिस्टेंट हो चुकी है आपकी बॉडी। अच्छा, अभी होता क्या है कि आपको डॉक्टर ने कहा कि लीथल डोज लो 5 दिन की, आपने 5 दिन की डोज नहीं ली, आपने सिर्फ और सिर्फ 3 डेज की डोज ली। 3 डेज में जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके थे उन बैक्टीरिया ने अपने हॉरिजॉन्टल, अपने फेलोज को भी ये प्लाज्मिड्स ट्रांसफर करने शुरू कर दी। और आहिस्ता आहिस्ता वो जब रेजिस्टेंस इनके फेलोज में चली गई तो चंद दिन के बाद जब आप दोबारा बीमार पड़ेंगे, अगर आप बीमार पड़ते हैं, तो अब आप पुरानी एंटीबायोटिक आपके ऊपर अफेक्ट नहीं करेगी। तो ये था बच्चों हमारे पास इंफेक्शियस डिजीजेस का एंटीबायोटिक्स का सेक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस for subtopics and I'm going to upload them on Slate and I'll send you their links. So if you have any question, my WhatsApp is open for you. You can send me there because I think that ये हमारे अब आखिरी 2-4-10 सेकंड रह गए हैं इस क्लास के। So see you in the class. See you in my next class. Allah Hafiz. Hafiz.